बच्चों, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत की खातिर ऐसा जुनून चाहिए। जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत की खातिर ऐसा जुनून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमी पे, ये आसमां भी आएगा जमी पे, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। तो नमस्ते बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको प्रिज्म से संबंधित ऐसे न्यूमेरिकल्स बताने वाले हैं जो न्यूमेरिकल्स कभी न कभी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रिज्म से संबंधित जो न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं वो 1, 2 या 3 नंबर में आते हैं। मतलब ऐसे सेक्शन में ये न्यूमेरिकल्स मिलेंगे आपको जहां का क्वेश्चन कंपलसरी होगा। मींस प्रिज्म से संबंधित जो न्यूमेरिकल्स हैं ऐसे क्वेश्चंस में कम पूछे जाते हैं जहां आपको ऑप्शन मिले, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स छोटे होते हैं, इसलिए 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर वाले प्रश्न में ही प्रिज्म से संबंधित न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। हमें उम्मीद है कि प्रिज्म से संबंधित जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं आप क्लियर कर चुके होंगे, इसके मैराथन क्लास का वीडियो देख चुके होंगे और मैराथन क्लास के बाद जो वीडियो आया था बहुविकल्पी प्रश्न का वो भी आप देख चुके होंगे। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न के वीडियो में ही हम आपको 2-4 न्यूमेरिकल्स बता दिए थे बहुविकल्पी के रूप में। ठीक है, तो हो जाइए तैयार और हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रिज्म से संबंधित इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो प्रिज्म से अपवर्तनांक से संबंधित हम पहला न्यूमेरिकल्स आपको बताने जा रहे हैं। कॉपी और पेन आप उठा लीजिए और मेरे साथ साथ आप सॉल्व करते रहिए। यदि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप मेरे से पहले लगा लेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने। 63 अंश कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए, कोई भी रंग का प्रकाश हो कोई दिक्कत नहीं है, पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण 29 है, तो आपतन कोण ज्ञात कीजिए। मतलब प्रिज्म कोण आपका दिया है 63 और न्यूनतम विचलन कोण डेल एम आपका दे रखा है 29। ठीक, हमें निकालना है आपतन कोण आई। क्लियर बात? तो आपतन कोण आई जो होता है ना वो होता है डेल एम प्लस ए बटा 2। बहुत ही सिंपल एंड छोटा प्रश्न। ठीक है, डेल एम की वैल्यू है 29 और ए की वैल्यू है 63/2। ठीक है, तो 29 और 63 कितना होगा? 9 3 12 को 2 हासिल 1, 6 2 8, 1 9/2। अब 2 से आप कट करोगे तो 2 चौका 8, 1 हासिल 12, 2 छक्के 12। मतलब आपतन कोण आपका निकल के आ जाएगा 46 अंश। बात क्लियर? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो चलिए अब हम बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2? किसी प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण 30 अंश है। ठीक है, अल्पतम विचलन कोण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल एम। तो डेल एम आपका दे रखा है 30 अंश तथा प्रिज्म कोण 60 अंश है। मतलब प्रिज्म कोण ए बराबर दे रखा है 60 अंश। कह रहा है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैराथन क्लास का वीडियो यदि आप देखे होंगे तो प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र प्राप्त करना भी आप सीख चुके होंगे। यदि आप नहीं सीखे हैं तो प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र का डेरिवेशन सीख लीजिए, क्योंकि ये डेरिवेशन का एग्जाम में आने की संभावना रहती है। ठीक है, प्रिज्म वाले चैप्टर में केवल एक ही डेरिवेशन है, उसको आप सीख लें। प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक का सूत्र होता है n बराबर होता है साइन डेल एम प्लस ए बटे 2 बटे साइन ए बटे 2। ठीक है, तो n इक्वल्स टू साइन डेल एम की वैल्यू है आपकी 30 और a का वैल्यू है आपका 60/2 होल अपान साइन a की वैल्यू है 60/2। ठीक, तो n इक्वल्स टू हो गई 60 और 30 90, और 90 को जब 2 से भाग दोगे तो ये आपका आ जाएगा साइन 45 मीन्स 45। और 60 में जब 2 से भाग दोगे
तो ये आपका आ जाएगा साइन 30। ठीक है, तो n बराबर साइन 45, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। मीन्स ये हो गया आपका 1/2 गुणे ये 2 ऊपर चला गया 2/1, तो हो गया 2/2। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो हम क्या करते हैं, परमेयीकरण करते हैं, पता है आपको। तो परमेयीकरण में क्या होता है, जो नीचे रहेगा उसी को अंश और हर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया 2/2 बटे 2 का 2 से करोगे 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, मतलब अपवर्तनांक निकल के आपका आ गया 2। बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इजी प्रश्न है। ठीक है, अल्पतम विचलन कोण का आपको हम सूत्र बताए थे कि डेल m बराबर होता है a इंटू n-1। ए आपका प्रिज्म कोण है, n आपका प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है। ठीक है, अब हम प्रश्न पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण 4 डिग्री है, मतलब प्रिज्म कोण को हम a से रिप्रेजेंट करते हैं, ये दिया है 4 डिग्री। फिर कह रहा है इसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, मतलब n बराबर दिया है 1.5। फिर कह रहा है कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए मतलब हमको डेल m निकालना है। ठीक है, तो ये फार्मूला यदि आपको पता है तो डेल m निकालने में तनिक भी तकलीफ नहीं होगी। चलिए निकालते हैं। डेल m बराबर होता है a इंटू n-1। एक ही लाइन में निकाल देता हूँ, ठीक है, नहीं अच्छा नहीं लगेगा। a की वैल्यू क्या है 4, n है आपका 1.5 माइनस 1। ठीक, तो डेल m बराबर हो जाएगा 4 गुणे 1.5 में से 1 माइनस करोगे तो आएगा 0.5। ठीक, अब 4 का 0.5 को मल्टीप्लाई करो तो 4 5 क्या होता है बच्चों 20, लेकिन एक अंक पहले दशमलव है इसलिए यहाँ दशमलव लगाना पड़ेगा और डेल m की वैल्यू आ गई 2 अंश। बात क्लियर है ना, सिंपल। फार्मूला और कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, 100% सारे न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताओ। ठीक है, कमेंट और लाइक करने में कोताही मत बरतो। समझ में आ रहा है तो करो, उससे हमें समझ में आता है कि आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आने वाले वीडियोज में हम और अच्छे और बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं। समझ गए। यदि मैं कुछ आपको समझा पा रहा हूं तो कमेंट करके जरूर बताओ। ठीक है, अभी हम आपको बताए थे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही आपको मिलने वाला है क्वेश्चन नंबर 4। इसे आप मेरे साथ जल्दी से लगाएं। समझ गए। देखो प्रश्न क्या है, किसी पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण 10 अंश है। तो न्यूनतम विचलन कोण आपका जो डेल m है ये 10 अंश है। कह रहा है प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए, मतलब a हमको निकालना है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर दिया है 1.5, तो फार्मूला होता है डेल m प्लस a इंटू n-1। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। डेल m की वैल्यू है 10 और a हमें निकालना है, n की वैल्यू है 1.5 माइनस 1, ये हो गया 10। a 1.5 में से 1 गया तो ये आपका हो जाएगा 0.5। अब 0.5 को इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 10/0.5 बराबर a। ठीक है, दशमलव हटाने के लिए बचपन में आप क्या करते थे, 10 से गुणा करते थे। तो 10 से आपको नीचे भी गुणा करना पड़ेगा और ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। तो ऊपर यदि आप गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा और नीचे गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा a। ठीक है, अब 100 को 5 से कट कर दीजिए तो 5 दूना 10 और 1 शून्य बच गया, मतलब आपका प्रिज्म कोण आ गया 20 डिग्री। बात क्लियर, समझ में आया होगा, बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इस प्रश्न में आपको एक छोटी सी चीज सीखने को मिलेगी। देखिए क्या दे रखा है, फ्लिंट कांच के लिए बैगनी तथा लाल रंगों के प्रकाश का अपवर्तनांक 1.632 तथा 1.610 है।
हमें निकालना क्या है, वर्ण विक्षेपण क्षमता। उम्मीद है आप मैराथन क्लास के वीडियो में वर्ण विक्षेपण क्षमता पढ़ चुके होंगे। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो वर्ण विक्षेपण क्षमता को जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछ देता है। ठीक है, पूछ देगा वर्ण विक्षेपण क्षमता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसका व्यंजक प्राप्त कीजिए अपवर्तनांक के पदों में, विचलन कोण के पदों में। ठीक है ना, तो वर्ण विक्षेपण क्षमता आप पढ़ लेना। मैं बता रहा हूं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखिए, बैगनी रंग का जो अपवर्तनांक है वो आपका दे रखा है 1.632। लाल रंग का जो अपवर्तनांक है वो आपका दे रखा है 1.610। हमें पूछ रहा है वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण क्षमता। ठीक, तो वर्ण विक्षेपण क्षमता का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है कोणीय विक्षेपण थीटा अपान पीले रंग का विचलन कोण के अनुपात को हम वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। ठीक है, कोणीय विक्षेपण थीटा तथा पीले रंग के विचलन कोण के अनुपात को हम वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। बट यहाँ पे क्या है, अपवर्तनांक दिया है। ठीक है, तो विचलन कोण के पदों में इसका फार्मूला हो जाता है डेल वी माइनस डेल आर अपान डेल वाई। ठीक, लेकिन अपवर्तनांक के पदों में होता है ना एन वी माइनस एन आर अपान एन वाई माइनस 1। ठीक है, तो इसी फार्मूले से ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बैगनी रंग का अपवर्तनांक हमें पता है, लाल रंग का भी अपवर्तनांक पता है, पीले रंग का अपवर्तनांक नहीं पता है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजारते हैं, मतलब श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा जब हम अपवर्तन करते हैं तो होता क्या है, श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाता है। इसके अवयवी कितने रंग होते हैं, 7 रंग। सबसे ऊपर आपका होता है लाल रंग का प्रकाश और नीचे होता है बैगनी रंग का प्रकाश और बीचों बीच में होता है पीले रंग का प्रकाश। यदि पीले रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक किसी प्रश्न में नहीं दिया है और लाल रंग का दिया है, बैगनी रंग का दिया है, तो आपको करना क्या है, लाल रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक और पीले और बैगनी रंग के प्रकाश के अपवर्तनांक को जोड़ करके 2 से भाग दे देना है। ठीक है, तो पीले रंग के प्रकाश का जो अपवर्तनांक होगा एन वाई बराबर हो जाएगा एन वी प्लस एन आर बटे 2। तो एन वाई एन वी की वैल्यू क्या है 1.632 प्लस 1.610 बटे 2। अब आप देखो इसको आप जोड़ दो, 2 में 0 को जोड़ोगे 2, 3 और 1 4, 6 6 12 को 2 हासिल 1, 1 1 2 1 3 बटे 2। अब आप कट कर दो 2 से, 2 1 कम 2 हासिल 12 हो गया, 2 6 के 12, 2 दूना 4, 2 1 कम 2। तो पीले रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक आपका निकल के आ गया एन वाई बराबर 1.621। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि वर्ण विक्षेपण क्षमता कैसे निकलेगा। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता का फार्मूला है एन वी माइनस एन आर अपान एन वाई माइनस। बात क्लियर। अब आप देखो तो एन वी की वैल्यू है 1.632 और एन आर की वैल्यू है 1.610 बटे एन वाई की वैल्यू है 1.621 माइनस 1। अब देखो 2 में से 0 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 1 में से 1 गया 0। बात क्लियर। अब इसमें से 1 को जब माइनस करोगे तो 0.621 आएगा। ठीक, तो 3 अंक के पहले दशमलव है, यहाँ भी 3 अंक के पहले दशमलव है, तो दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सेम डिजिट पे जब दशमलव होता है तो वो अपने आप कैंसिल हो जाता है। तो ये हो जाएगा 22/621। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे 0.035 आपका आंसर आएगा। ठीक है, वर्ण विक्षेपण क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता है। अब आपको हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही बेहतरीन है और वर्ण विक्षेपण क्षमता से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होता है। वर्ण विक्षेपण क्षमता या परिक्षेपण क्षमता। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता W बराबर होता है
थीटा बटे पीले रंग का विचलन कोण। थीटा क्या है? कोणीय विक्षेपण, और ये है पीले रंग का विचलन कोण। तो कोणीय विक्षेपण थीटा तथा पीले रंग के विचलन कोण के अनुपात को हम वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। ठीक, अब आप देखो कोणीय विक्षेपण क्या होता है? बैगनी रंग का विचलन कोण तथा लाल रंग के विचलन कोण के अंतर को कोणीय विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, बटे में हो जाएगा डेल वाई। ठीक है, अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे, डेल भी माइनस डेल आर को जब आप सॉल्व करेंगे तो a इंटू आएगा एन भी माइनस एन आर, और नीचे आ जाएगा a इंटू एन वाई माइनस वन। क्लियर बात? यदि आप मैराथन क्लास की वीडियो में वर्ण विक्षेपण क्षमता का टॉपिक पढ़े होंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। यदि आप वो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं तो एक बार उस कॉन्सेप्ट को पढ़ लीजिए। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता बराबर हो गया थीटा बटे डेल वाई, डेल भी माइनस डेल आर अपान डेल वाई, और डेल भी माइनस डेल आर को लिख सकते हैं a इंटू एन भी माइनस एन आर अपान a इंटू एन वाई माइनस वन। तो a से a आपका कैंसिल हो गया। लेकिन इस प्रश्न में बच्चों क्या दे रखा है कि डेल भी माइनस डेल आर को आप लिखेंगे a इंटू एन भी माइनस एन आर, और इसे आप जस का तस लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, कह रहा है कि एक पतले प्रिज्म के पदार्थ के लिए लाल एवं बैगनी रंगों के अपवर्तनांक। ठीक है, तो लाल रंग का अपवर्तनांक दे रखा है 1.61 और बैगनी रंग का अपवर्तनांक दिया है 1.65। पदार्थ की परिक्षेपण क्षमता मतलब वर्ण विक्षेपण क्षमता, तो वर्ण विक्षेपण क्षमता आपका दे रखा है 0.08। प्रकाश के पीले रंग के लिए प्रिज्म का विचलन कोण क्या है? 5 डिग्री है। मतलब पीले रंग का जो विचलन कोण है डेल वाई बराबर है 5 डिग्री। निकालना है हमें प्रिज्म कोण की गणना कीजिए। अब आप थोड़ा सा समझो, प्रिज्म कोण हमें ए निकालना है। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता W बराबर होता है a इंटू एन भी माइनस एन आर अपान डेल वाई। इस फार्मूले का यूज करके आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसे मैं इरेज कर देता हूं, इसे आप कहीं नोट कर लो। ठीक है, अब आप देखो वर्ण विक्षेपण क्षमता बराबर हो गया 0.08 और यहां पे हो गया आपका a, एन भी मतलब बैगनी रंग का अपवर्तनांक 1.65, लाल रंग का अपवर्तनांक 1.61 बटे पीले रंग का विचलन कोण कितना है 5 डिग्री। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 0.08 गुणे हो गया 5 बराबर a इंटू, अब आप देखो 5 में से 1 गया 4, 6 में से 6 गया 0, 1 में से 1 गया 0। अब आप देखो इधर हो गया 0.08 गुणे 5, इसको आप इधर लेते आओ 0.04 बराबर a। ठीक है, हम आपको बताए थे कि यदि सेम डिजिट के बाद दशमलव दिया है और वो संख्या अंश और हर में दे रखा है तो दशमलव को हम हटा देते हैं। देखिए 2 अंक के पहले दशमलव, 2 अंक के पहले दशमलव, दशमलव दशमलव क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और ये हो गया 8 गुणे 5 बटे 4, मतलब 4 1 कम 4, 4 दूना 8, मतलब आपका हो गया 2 गुणे 5 बराबर a, या प्रिज्म कोण a बराबर आ गया 10 डिग्री। बात क्लियर? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा टेक्निकल है फार्मूला समझने में। ठीक है ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आपको हम एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ रखा है। ठीक है, कह रहा है किसी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक करड़ी में 2 है, प्रिज्म कोण आपका 60 अंश है। कह रहा है अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए। पहले तो आपको हम बता दें अल्पतम विचलन की स्थिति क्या होती है। जब आपतन कोण I का मान निर्गमन कोण I डैश के बराबर होता है तो प्रिज्म अल्पतम स्थिति में चला जाता है। बात समझ में आ गई? देखते हैं आगे क्या कह रहा है। अल्पतम विचलन कोण निकालिए, मतलब हमें डेल m निकालना है। आपतन कोण निकालिए, I निकालना है।
अपवर्तन कोण R निकालना है, निर्गत कोण मतलब I डैश निकालना है। अब आप यहाँ ट्विस्ट देखो, प्रिज्म कहाँ जा रहा है, अल्पतम विचलन की स्थिति में जा रहा है। अल्पतम विचलन की स्थिति क्या होती है, जब I का मान I डैश के बराबर हो जाता है। मतलब यदि हम आपतन कोण निकाल लेंगे तो निर्गमन कोण अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि प्रिज्म अल्पतम विचलन की स्थिति में है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। अपवर्तनांक दे रखा है n बराबर करणी में 2 और प्रिज्म कोण A बराबर दिया है 60। ठीक, तो अल्पतम विचलन कोण हम पहले निकालते हैं। चूंकि आपको पता है कि n बराबर फार्मूला होता है साइन डेल m प्लस a बटा 2 होल अपान साइन a बटा 2। ठीक, अब n को आप लिख दोगे करड़ी में 2 बराबर साइन डेल m प्लस a की वैल्यू है 60 बटे 2 और नीचे हो जाएगा साइन 60 बटे 2। ठीक, अब ये हो गया करड़ी में 2 बराबर साइन डेल m प्लस 60 बटे 2 बटे साइन, अब 60 को 2 से कट कर देंगे तो 30 अंश हो जाएगा। ठीक, अब आप इसे सीधा कर लो, साइन 30 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको आप लिख सकते हो साइन डेल m प्लस 60 बटे 2 बराबर, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, करड़ी में 2 गुणे साइन 30 अंश। ठीक, अब आप देखो साइन डेल m प्लस 60 बटे 2, ये हो गया करड़ी में 2। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, तो इसे आप लिख सकते हैं करड़ी में 2 बटे 2। तो अगले स्टेप में हम क्या करने वाले हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, परमेयीकरण करेंगे। तो परमेयीकरण करने के लिए करड़ी में 2 से नीचे ऊपर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे करड़ी में 2 है, करड़ी में 3 रहता तो करड़ी में 3 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करते। अब आप देखो ये हो जाएगा डेल m प्लस 60 बटे 2, करड़ी में 2 का करड़ी में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 और नीचे हो जाएगा 2 करड़ी में 2, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा साइन डेल m प्लस 60 बटे 2 बराबर, यहाँ आएगा 1 बटे करड़ी में 2। ठीक, तो इसको आप लिख सकते हो साइन डेल m प्लस 60 बटे 2। अब 1 बटा करड़ी में 2, साइन में कितने डिग्री की वैल्यू है, तो साइन 45 अंश की वैल्यू होती है 1 बटा करड़ी में 2। अब आपका साइन से साइन इधर कैंसिल हो जाएगा और बचेगा डेल m प्लस 60 बटे 2 बराबर 45। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो डेल m प्लस 60 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 45, तो डेल m प्लस 60 2 गुणे 45 हो जाएगा 90, तो डेल m बराबर 90 माइनस 60। ठीक है, तो डेल m 90 में से 60 गया 30। बात समझ में आ गया, तब आपका निकल के आ गया विचलन कोण डेल m बराबर 30 अंश। ये क्या है, अल्पतम विचलन कोण है। बात समझ में आया, इसे आप नोट कर लो, तब हम आपको बताते हैं कि आपतन कोण हम कैसे निकालेंगे। तो अल्पतम विचलन कोण का मान क्या निकल के आया है, डेल m बराबर आया है 30 अंश। ठीक है, और प्रश्न में प्रिज्म कोण का मान दिया है 60 अंश और अपवर्तनांक आपका दिया है करड़ी में 2। तो पहला तो हमारा अल्पतम विचलन कोण निकल गया। अब हम निकालते हैं आपतन कोण। ठीक है, तो आपतन कोण I बराबर होता है डेल m प्लस a बटे 2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, I बराबर डेल m प्लस a बटे 2। तो डेल m की वैल्यू आई है 30 और a आपका है 60 बटे 2, मतलब ये हो गया 90 बटे 2 बराबर हो गया 45। तो I का मान आ गया आपका 45। ठीक है, अब इसी तर्ज पे आप चौथा भी निकाल सकते हो। लिख देना चौथे में, चूंकि प्रिज्म
अल्पतम विचलन की स्थिति में है, अल्पतम विचलन की स्थिति में है। जब प्रिज्म अल्पतम विचलन की स्थिति में होता है तो I का मान I डैश के बराबर होता है और I डैश को ही हम बोलते हैं निर्गत कोण, ठीक है। और I का मान क्या आया है 45 अंश, तो इसलिए निर्गत कोण भी क्या आ जाएगा 45 अंश। क्लियर बात। ओ तीसरा छूट गया। तीसरा क्या कह रहा है हमसे, अपवर्तन कोण निकालने के लिए, ठीक है। ये भी बहुत इजी है, आपको पता है कि R बराबर होता है A/2, ठीक है। और A की वैल्यू है आपकी 60/2, तो ये हो जाएगा आपका 30। तो अल्पतम विचलन कोण निकल के आ गया 30 अंश और आपतन कोण निकल के आ गया 45 अंश। और आपतन कोण का मान निर्गमन कोण के बराबर होता है कब, जब प्रिज्म अल्पतम विचलन की स्थिति में होता है। तो निर्गमन कोण आपका निकल के आ गया I डैश बराबर 45 और आपका अपवर्तन कोण निकल के आ गया 30 अंश। क्लियर है। यदि आपको समझ में आया है तो कमेंट करके जरूर बताओ। समझ गए, आप कमेंट करके बताओगे तो मुझे समझ में आएगा कि मैं आपको कुछ सिखा पा रहा हूं या नहीं सिखा पा रहा हूं। समझ गए। चलिए छोटा सा नन्हा सा एक और प्रश्न देखते हैं। थोड़ा सा ट्विस्ट है इस प्रश्न में। एक प्रकाश किरण अपवर्तनांक करड़ी में 2 वाले प्रिज्म से न्यूनतम विचलन कोण से अपवर्तित होती है, ठीक है। यदि इस किरण के लिए आपतन कोण अपवर्तन कोण का 2 गुना है, मतलब आपतन कोण जो I है ना, अपवर्तन कोण का क्या है 2 गुना है, तो प्रिज्म के अपवर्तक कोण A ज्ञात कीजिए, ठीक है। अपवर्तक कोण A हमें ज्ञात करना है। स्नेल का नियम बच्चों होता है n बराबर साइन I बटे साइन R। आप सभी पढ़े होंगे स्नेल का नियम प्रकाश के अपवर्तन वाले मैराथन क्लास में, ठीक है। तो n बराबर हम इसको लिख सकते हैं, I की जगह लिख सकते हैं 2R और नीचे क्या दे रखा है साइन R, ठीक है। तो साइन 2R का फार्मूला क्या होता है, साइन 2R का फार्मूला हो जाएगा 2 साइन R इंटू कॉस R बटे साइन R, ठीक है। ये फार्मूला हम कैसे लिखे हैं, क्योंकि त्रिकोणमिति में एक फार्मूला होता है साइन 2A बराबर 2 साइन A इंटू कॉस A, ठीक है। तो उसी तर्ज पर यदि A की जगह R है तो 2 साइन R इंटू कॉस R हम लिख सकते हैं। तो साइन R से साइन R कट हो गया, तो n बराबर हो गया 2 कॉस R, ठीक है। n बराबर क्या हो गया 2 कॉस R और n की वैल्यू है बच्चों क्या है करड़ी में 2, करड़ी में 2 बराबर हो गया 2 कॉस R। 2 को इधर ला दो, करड़ी में 2/2 कॉस R। हमें क्या निकालना है प्रिज्म कोण, ध्यान में रखना, ठीक है। करड़ी में 2/2 है ना, तो यहाँ आप क्या कर देंगे परमेयीकरण कर देंगे। तो करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 बटे 2 गुणे करड़ी में 2 बराबर कॉस R, ठीक है। अब आप समझो क्या हो सकता है आगे। करड़ी में 2 का करड़ी में 2 में गुणा करेंगे 2 आ जाएगा और नीचे हो जाएगा 2 करड़ी में 2 बराबर हो गया कॉस R, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 बटे करड़ी में 2 बराबर कॉस R। अब आप देखेंगे कि कॉस में कितने डिग्री की वैल्यू 1 बटे करड़ी में 2 होती है, ठीक है। तो कास 45 अंश का जो मान होता है ना बच्चों, वो होता है 1 बटे करड़ी में 2। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो R बराबर आपका हो जाएगा 45 अंश, मतलब अपवर्तन कोण निकल के आ गया 45 अंश। हमें निकालना है प्रिज्म कोण। तो आप सभी को पता है कि R बराबर होता है A/2। तो R की जगह यदि हम 45 लिखते हैं तो A/2 हो गया 2, 2 का 45 से मल्टीप्लाई करो तो प्रिज्म कोण निकल के आ गया 90 अंश, ठीक है। इस प्रश्न में क्या दे रखा है, आपतन कोण अपवर्तन कोण का 2 गुना है, ठीक है। और प्रिज्म कोण हमें निकालना है। स्नेल का नियम आप लोग जानते ही हो, साइन I बटे साइन R होता है। I की जगह हम 2R लिख दिए साइन R, और साइन 2A का फार्मूला होता है 2 साइन A इंटू कॉस A। त्रिकोणमिति में हम पढ़े हैं और हम आपको बताए भी हैं कहीं न कहीं पे, ठीक है।
जहां भी साइन 2a का यूज आया है वहां हम आपको बताए हैं। तो 2 sin r इंटू कॉस आर बटे साइन आर से साइन आर कैंसिल, n का मान है करड़ी में 2, 2 को इधर ला दिए, ठीक है। ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो हम परमीकरण करते हैं, तो आ गया 1 बटे करड़ी में 2 बराबर कॉस आर। अब देखेंगे कॉस में कितने डिग्री की वैल्यू 1 बटे करड़ी में 2 है, तो कॉस 45 अंश की वैल्यू क्या होती है 1 बटे करड़ी में 2 होती है, तो r बराबर निकल के आ गया 45 अंश। r मतलब अपवर्तन कोण, a मतलब प्रिज्म कोण में क्या संबंध होता है, r बराबर a बटे 2। तो इस फार्मूले का यूज करके हम प्रिज्म कोण निकाल लेंगे a बराबर 90 अंश। बात क्लियर? उम्मीद है आपको सारे न्यूमेरिकल समझ में आ रहे होंगे, आ रहा है ना समझ में? हाँ? ये प्रश्न थोड़ा सा टेक्निकल है, ठीक है, ईमानदारी से अच्छे से आप समझिएगा। कह रहा है यदि प्रकाश की एक किरण वायु से कांच के पृष्ठ पर 45 अंश पर आपतित होती है, ठीक है, क्या हो रहा है वायु से कांच के पृष्ठ पर 45 अंश पर आपतित होती है, मतलब आपतन कोण आपका है, आपतन कोण है 45 अंश। फिर कह रहा है यह 15 अंश विचलित हो जाती है, मतलब विचलन कोण डेल बराबर आपका दिया है 15 अंश। कह रहा है कांच वायु पृष्ठ के लिए क्रांतिक कोण की गणना कीजिए। बहुत सुंदर प्यारा सा प्रश्न, क्रांतिक कोण हमें निकालना है, ठीक है। थोड़ा सा आप ध्यान देना, विचलन कोण जो डेल बराबर होता है ना, ये i माइनस आर हो सकता है, ठीक है, कांच के पृष्ठ के लिए। अब आप देखो डेल हो गया 15, i हो गया 45, माइनस हो गया r, माइनस r को इधर लाओगे प्लस r हो जाएगा, इधर हो गया 45 माइनस ये हो गया 15, तो 45 में से 15 गया आपका क्या हो जाएगा 30। अब आप देखो कह रहा है क्रांतिक कोण निकालने के लिए, क्या कह रहा है क्रांतिक कोण निकालने के लिए। तो क्रांतिक कोण तभी निकाल पाएंगे जब आपको अपवर्तनांक पता होगा, क्योंकि अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध होता है n बराबर 1 बटे साइन सी, ठीक है। अपवर्तनांक पहले पता करो तब जाके आप क्रांतिक कोण निकाल पाओगे। तो स्नेल का नियम बच्चों क्या कहता है, n बराबर होता है साइन i बटे साइन r, तो n बराबर हो जाएगा साइन i की वैल्यू क्या है 45 है, और r निकल के अभी आया है कितना 30। स्नेल का नियम आप जानते हैं ना, आपतन कोण i की जया साइन i तथा अपवर्तन कोण r की जया साइन r का अनुपात एक नियतांक होता है, उस नियतांक को हम अपवर्तनांक कहते हैं, और यही हमारा स्नेल का नियम कहलाता है। अब आप देखो तो n बराबर साइन 45 की वैल्यू होती है 1 बटे करड़ी में 2, साइन 30 का 1 बटे 2, इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे करड़ी में 2, 2 ऊपर जाएगा तो 2 बटे 1 या 2 बटे करड़ी में 2। अब आप क्या करो, हर का परमीकरण कर दो, तो हर का परमीकरण करोगे तो करड़ी में 2 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 करड़ी में 2, और करड़ी में 2 का जब करड़ी में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा बच्चों 2, तो 2 से 2 कट गया, मतलब अपवर्तनांक n बराबर आ गया आपका करड़ी में 2। हमें क्या निकालना है क्रांतिक कोण। अब आप देखो चूंकि n बराबर फार्मूला होता है 1 बटे साइन सी, n की वैल्यू है करड़ी में 2, ये होगा 1 बटे साइन सी, ठीक है। तो साइन सी को आप ऊपर कर लो, तो इधर हो जाएगा साइन सी बराबर 1 बटे करड़ी में 2, और क्रांतिक कोण तो सी है ना, तो सी बराबर आप इसे लिख सकते हो साइन इनवर्स 1 बटा करड़ी में 2। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है इनवर्स वाली, तब हम देखते हैं कि साइन का कितने डिग्री की वैल्यू 1 बटे करड़ी में 2 है, तो साइन में 45 डिग्री की वैल्यू क्या आती है 1 बटे करड़ी में 2, और डायरेक्ट आप लिख देंगे 45, मतलब साइन इनवर्स 1 बटे करड़ी में 2 के जगह डायरेक्ट 45 लिख देंगे। बात समझ में आया? तो क्रांतिक कोण निकल के आ गया आपका 45 अंश। क्लियर है?
ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, ठीक है।